हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, एक मैंने कंप्लीट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेके कंप्लीट मैंने आपको शॉर्ट तरीके से सारी चीजें समझा दी कि जब अब अगर हमें डीवी एक्ट का फास्ट रिवीजन करना है तो हम कैसे करेंगे। ऐसे ही आज मैं आपको कंप्लीट पोक्सो एक्ट, यस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2000 जो 12 है, जिसे हम पोश एक्ट भी कहते हैं, पोक्सो भी कह सकते हैं, उसका जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 46 तक अब कंप्लीट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ बेरेक ले लेना, ताकि जो जो चीजें मैं बताती जाऊं साथ के साथ आप नोट करते जाओ, क्या क्या चीजें अंडरलाइन करनी है, क्या शॉर्ट तरीके से रिवाइज करनी है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, पोक्सो या पोश एक्ट 2012। अब इसमें टोटल 9 चैप्टर है और टोटल 46 सेक्शन है, जिसमें चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, जिसमें 2 सेक्शन है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लोज हमें हर एक्ट का देखना, याद करना कंपल्सरी है, क्योंकि इस डेफिनेशन क्लोज से हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से अपराध, कौन कौन सी बातों को हम आगे इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो कभी भी डेफिनेशन क्लोज को स्किप आपको नहीं करना। चैप्टर 2 कहता है बालकों के विरुद्ध अपराध। अब इस चैप्टर 2 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि कौन कौन से बालक के विरुद्ध अपराध होते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, लैंगिक हमला होता है, गुरुतर लैंगिक हमला होता है, लैंगिक उत्पीड़न होता है। तो इस तरीके के ऑफेंस जो है अगर आप करते हो तो पोक्सो एक्ट में आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लेके और सेक्शन 12 तक हम पढ़ते हैं। देन चैप्टर 3 कहता है कि अगर आप अश्लील पर्पस से बालक का यूज करोगे भाई तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 13 से लेके और 15 तक हम इसमें पढ़ते हैं। देन चैप्टर 4 हमें कहता है अबैटमेंट करना, अटेम्प्ट करना, 16-17 दोनों ही सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्शन 18 में हमें अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट बता रखी है। चैप्टर 5 कहता है कि पोक्सो एक्ट में अगर अपराध होता है तो मामलों की रिपोर्ट कहाँ करोगे, कैसे करोगे, क्या प्रोसीजर होगा। तो 19 से लेके 23 तक हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर 6 कहता है कि जितने भी बालक के स्टेटमेंट होंगे उनको नोट करेंगे। नोट करने का प्रोसीजर क्या होगा, तो 24 से लेके 27 तक हम ये पार्ट पढ़ते हैं। चैप्टर 7 स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट सेक्शन 28 से लेके 32 तक है। अब स्पेशल एक्ट है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट भी बनेगा, स्पेशल पीपी भी आएगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट करेंगे। देन 8 कहते हैं इन स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, क्या पावर होगी, कैसे एविडेंस नोट किया जाएगा। तो 33 से 38 तक हम इन सेक्शन को पढ़ते हैं। और लास्ट चैप्टर आता है मिसलेनियस, 39 से लेके 46। इसका मतलब होता है जितनी भी अब जो चीजें बची हुई है उनको आप प्रकीर्ण चैप्टर में ऐड कर सकते हो। तो ये सेक्शन 1 से लेके 46 तक जो है हमें इस पॉक्सो एक्ट में इन चैप्टर्स को देखना होता है। अब देखो यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि जब भी पॉक्सो एक्ट आप पढ़ रहे हो तो सेक्शन 1 स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, इन चीजों को आपको स्किप नहीं करना है। ये जो चीजें हमें बता रखी है ये बताई है कि इस एक्ट को हम लेकर क्यों आए हैं, एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अब एक आर्टिकल 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका क्लोज 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आता है कि ये पॉक्सो एक्ट जो है हम किस बेसिस पे लेकर आए हैं। तो जब हम आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं उसका क्लोज 3 जो पढ़ते हैं वो अपवाद फॉर्म में पढ़ते हैं कि भाई एक तरीके से तो हमें कहा जाता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट इनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन क्लोज 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए भेदभाव किया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो हम महिलाओं के लिए भी स्पेशल प्रोविजन लेकर आएंगे, हम बच्चों के लिए भी स्पेशल प्रोविजन लेके आएंगे। ये राइट इनको कहां से मिला है, तो इसी 15 क्लोज 3 से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमें स्किप नहीं करना है। इसके बाद देखो कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हमें दे रखी है कि बालक के अधिकारों से संबंधित पक्षकारों से निम्नलिखित निवारण करने के लिए
द्विपक्षीय बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है, जैसे विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप को रोकना, वैश्यावृत्ति जैसी चीजों को रोकना, अश्लील गतिविधियों को रोकना, बच्चों के दुरुपयोग होने से रोकना। इन चीजों को रोकने के लिए भी हम क्या कर लाए हैं, पोक्सो एक्ट को एग्जिस्टेंस में लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर इसको शॉर्ट तरीके से इस एक्ट का मेन आपको ऑब्जेक्ट पढ़ना है तो इस पॉइंट को पढ़ लो कि लैंगिक हमला हो गया, लैंगिक उत्पीड़न होगा, अश्लील साहित्य के लिए बालकों का संरक्षण करना, स्पेशल कोर्ट और उससे संबंधित चीजों के लिए प्रोविजन क्या किए गए हैं, इस एक्ट में बनाए गए हैं। तो इन चीजों को आप स्किप मत करना, एक एक बार रिवाइज कर लेना। अब यहाँ पर देखो मैं आपको फास्ट तरीके से एंड शॉर्ट तरीके से रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि अगर आपके पास 1 या 2 दिन ही बचे एग्जाम के लिए, तो अगर आपने पोक्सो एक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोक्सो एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। बट अगर आपको पोक्सो एक्ट डिटेल पर्पस से पढ़ना है तो आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के अलावा अगर आपको हर एक सेक्शन एकदम एक एक पॉइंट के साथ पढ़ना है तो YouTube पे अपनी 399 की एक मेंबरशिप है, वहां पर हमने पोक्सो एक्ट विद बेर एक्ट की लैंग्वेज एक एक वर्ड हमने वहां पे चीजें डिस्कस की है। तो 399 की मेंबरशिप लेके और पोक्सो एक्ट आप कंप्लीट डिटेल पर्पस से पढ़ सकते हो। अब इस 399 में ओनली पोक्सो तो है नहीं, यहाँ पे डीवी एक्ट भी हमने कंप्लीट करवाया है, बीएसए भी यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा, प्रोबेशन एक्ट यहाँ पर चल रहा है, सीपीसी यहाँ पर चल रहा है, बीएनएस यहाँ पर चल रहा है। तो ये एक्ट हो चुके हैं, ये चल रहे हैं, तो इतना कुछ आपको 399 की मेंबरशिप में मिल जाएगा। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और बाकी की क्लासेस आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है, पोक्सो एक्ट 2012। एक्सटेंट क्या है, संपूर्ण भारत पर। और कब से कमेंसमेंट हुई, तो थर्ड इसकी ये लाइन कट करके आप सीधा लिख लो 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012 से ये पोक्सो एक्ट हमारे एग्जिस्टेंस में आया। देन आ जाओ डेफिनेशन क्लोज। देखो डेफिनेशन क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी कहा। सबसे पहली डेफिनेशन है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एरो करके लिख दो सेक्शन 5। गुरुतर लैंगिक हमला, एरो करके लिख दो सेक्शन 9। सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का क्या मतलब है, संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची जो आगे शेड्यूल दी गई है उसमें सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है। प्री का क्वेश्चन है। बालक कौन, जो 18 साल से कम का है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल हो रहा है, पोक्सो पर हो रहा है। पोक्सो बच्चों के अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं उन पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो वो बालक कौन है जो 18 साल से कम का है, उस पर पोक्सो एक्ट एप्लीकेबल होगा। डीए डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अश्लील बालक संबंधी अश्लील सामग्री। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बच्चों से रिलेटेड जो है अश्लील सामग्री का यूज कर रहे हो, किस लिए, ताकि वो लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी ऐसा फोटो चित्रण जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल, कंप्यूटर जनित आकृति है, उसको हम क्या बोलते हैं, बालक संबंधी अश्लील सामग्री बोलते हैं। देन घरेलू संबंध वो जो डीवी एक्ट में बताया गया है, सिंपल लिख लो, डीवी एक्ट के सेक्शन 2 के एफ क्लॉज में बताया। और घरेलू संबंध किसे कहते हैं, ऐसे नातेदारी को कहते हैं जहां पर व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी एक साथ रहते हैं। व्यथित व्यक्ति क्या होता है, प्रत्यर्थी क्या होता है, सारी डिटेल मैंने डीवी एक्ट का भी एक वन शॉट बना रखा है, वहां पर आप सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। एफ डेफिनेशन कहता है प्रवेशन लैंगिक हमला, सिंपल लिख दो, जो सेक्शन 3 में है। विहित का मतलब मैं बार बार बताती हूँ, विहित का मतलब होता है नियम। देन धार्मिक संस्था का वही मतलब जो धार्मिक संस्था अधिनियम में बताया है। लैंगिक हमला वो जो सेक्शन 7 में बताया है। लैंगिक उत्पीड़न वो जो सेक्शन 11 में बताया है। देन आता है सांझी गृहस्थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सांझी गृहस्थी हम ऑलरेडी डीवी एक्ट में भी पढ़ते हैं, वहां पर हमें थोड़ी वाइड तरीके से डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पर हमें शॉर्ट तरीके से दे रखी है। ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या रह चुका है, क्योंकि हम पोक्सो पढ़ रहे हैं। पोक्सो में ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल होता है, बालक पर होता है। तो यहाँ पे बालक के साथ जो डोमेस्टिक रिलेशन में रह रहा है उसे सांझी गृहस्थी कहते हैं। और वहां पर डीवी एक्ट में हम व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी की बात करते हैं, पुरुष और महिला की बात करते हैं, तो वहां पर सांझी गृहस्थी वो जहां पर व्यथित व्यक्ति या फिर प्रत्यर्थी एक साथ रहते हैं। देन स्पेशल कोर्ट वो जो सेक्शन 28 में कोई कोर्ट है। और लास्ट डेफिनेशन है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो जो सेक्शन 32 में नियुक्त है। अब इन सारों को आगे भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ये तो डेफिनेशन क्लोज इन्होंने हमें शॉर्ट में बता दिया कि ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है शब्द और पद। शब्द और पद का मतलब होता है ऐसे शब्द जो यहाँ यूज तो हुए हैं लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया, परिभाषित नहीं किया, तो उनका मतलब आप कहाँ से समझ सकते हो? आईपीसी से समझ सकते हो। आईपीसी के साथ ब्रैकेट में लिख लो बीएनएस। सीआरपीसी से समझ सकते हो, सीआरपीसी के साथ लिख लो बीएनएसएस। और यहाँ पे क्या कह रहा है? जेजे एक्ट की बात कर रहा है, जेजे एक्ट से समझ लो और आईटी एक्ट से समझ लो। तो शब्द और पद में चार हमें बता दिए, एक आईपीसी हो गया जिसके साथ बीएनएस लिखना है, सीआरपीसी हो गया जिसके साथ बीएनएसएस लिखना है, जेजे एक्ट हो गया और आईटी एक्ट हो गया। अगर ऐसा कोई शब्द जो यहाँ पर डिफाइन नहीं है लेकिन इन चारों में से किसी भी एक्ट में डिफाइन है तो उनका मतलब आप वहां से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सेम ही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। देन आ जाओ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में पहला जो पार्ट है वो है प्रवेशन लैंगिक हमला। देखो प्रवेशन लैंगिक हमला, पहले तो इस पूरे ही चैप्टर को स्टार करके लिखो, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। देखो प्रवेशन का मतलब होता है एंटर करना, लैंगिक का मतलब आपको भी पता है सेक्सुअल तरीके से किए गए काम, हमला असॉल्ट करना। अब देखो जब कोई प्रवेशन लैंगिक हमला होता है तो प्रवेशन लैंगिक हमले में क्या क्या चीजें होती है, तो देखो यहाँ पर चार ऐसी चीजों को यूज किया गया है कि कोई भी ऐसा पीनस या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग या फिर ऐसे किसी चीज को क्या करता है? अभिचालन करता है, या फिर क्या करता है? ऐसे किसी चीजों पर अपना मुंह लगाता है। किस पर? तो देखो यहाँ पे यूज हुआ है वजाइना, मुंह, यूरेथ्रा या एनस। इनमें क्या करता है? कोई भी व्यक्ति अपने पीनस को, लिंग को, वस्तु को, शरीर के किसी भाग को क्या करता है? एंटर करता है, मुंह लगाता है, तो वो क्या माना जाता है? प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। अब ऐसा कोई काम करते हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला करेंगे, तो यहाँ पे पनिशमेंट दे रखी है कितनी? तो लिखेंगे मिनिमम 10 ईयर, मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो सेक्शन 3+4 एरो करके लिख लो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सेक्शन 3 और 4 क्या है? अपने आप में मेंस का क्वेश्चन है। 3 और 4 मेंस का है, 5 और 6 मेंस का है, 7 और 8 मेंस का है, 9 और 10 मेंस का है। तो यहाँ से प्री के भी क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस का क्वेश्चन भी है। अब देखो सेक्शन सिंपल कह रहा है कि अगर प्रवेशन लैंगिक हमला किया तो मिनिमम 10 साल मिलेगी और आजीवन कारावास तक भी मिल सकती है। लेकिन यही आप 16 साल से कम आयु की किसी महिला या बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हो तब आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी 20 साल, मैक्सिमम हो जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजन में आपका शेष प्राकृत जीवन काल, मतलब आपकी जितनी भी आगे की बची लाइफ है वो भी हम उसमें काउंट करेंगे। साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि ये जो जुर्माना हम एक्यूज्ड पर लगा रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, और उसका पे हम क्या करेंगे? पीड़िता के मेडिकल खर्चों के लिए और पुनर्वास के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमें बता दिया कि जुर्माना जो हम ले रहे हैं एक्चुअल में हम उसका यूज किस पर्पस से करेंगे वो हमें इस सबसेक्शन 3 में बताया। अब देखो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला में तो मैं सिंपल ये बता दिया कि भाई कोई भी पीनस हो गया, कोई भी चीज हो गया, अगर आप महिला की योनि, गुदा या इन चीजों में एंटर करते हो तो प्रवेशन लैंगिक हमला हो गया। तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर कब हो जाएगा, कब एग्रीवेटेड हो जाएगा? तो सिंपल चीज ध्यान रखो, जब ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला पुलिस ऑफिसर करता है, डॉक्टर करता है, टीचर करता है, या फिर रिलेटिव करता है, गार्जियन करता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति करता है जो किसी अथॉरिटी में है, तब अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो वो गुरुतर में काउंट होगा, एग्रीवेटेड में काउंट होगा। अब देख लो, मैं की पॉइंट बता देती हूँ कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर बालक पर ऐसा हमला करता है, आर्मी ऑफिसर का मेंबर क्या करता है? बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, पब्लिक सर्वेंट ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जेल के या संरक्षण अधिकारी के कर्मचारी करते हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई कर्मचारी करता है, सामूहिक गैंग तरीके से अगर मिलकर कुछ लोग क्या करते हैं? प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं तो भी वो गुरुतर हो जाएगा, या फिर बालक पर
घातक आयुधों का यूज करके प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं तो गुरुतर हो जाएगा। बालक को घोर उपतिकारित करते हुए नुकसान पहुंचाते हैं तो भी गुरुतर हो जाएगा। या फिर आप प्रवेशन लैंगिक हमला तो कर रहे हो लेकिन बालक उससे क्या हो रहा है, अशक्त हो रहा है। या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी बालिका पर क्या कर रहे हो, प्रवेशन लैंगिक हमला कर रहे हो जिससे वो गर्भवती हो जाती है तो भी वो गुरुतर हमला माना जाएगा। या फिर अगर बालक की मृत्यु हो जाती है प्रवेशन लैंगिक हमले से तब भी वो क्या माना जाएगा, गुरुतर माना जाएगा। या बालक की मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है या उसका मेंटल कंडीशन का बेनिफिट उठाते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करोगे तो गुरुतर हो जाएगा। एक से अधिक बार करोगे तो गुरुतर हो जाएगा। 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर करोगे तो गुरुतर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में, अडॉप्शन में, मैरिज में रहते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करोगे तो गुरुतर हो जाएगा। या फिर सेवा प्रदान करने वाली संस्था के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा कोई किया जाता है तो गुरुतर हो जाएगा। बालक के न्यासी या प्राधिकारी पर रहते हुए, कोई पद पर रहते हुए व्यक्ति करेगा तो गुरुतर हो जाएगा। बालक ऑलरेडी गर्भ से है फिर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो गुरुतर हो जाएगा। या फिर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और हत्या करने का अटेम्प्ट करता है तो गुरुतर हो जाएगा। सांप्रदायिक पथिक हिंसा के दौरान करता है तो भी क्या हो जाएगा, गुरुतर हो जाएगा। या फिर ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक को विवस्त्र करता है, मतलब नग्न कर देता है, कपड़े उतार देता है तो भी वो क्या हो जाएगा, गुरुतर माना जाएगा। तो प्रवेशन लैंगिक हमला अगर इनमें से कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है तो वो गुरुतर में काउंट होगा। अब गुरुतर किया है तो पनिशमेंट भी ज्यादा मिलेगी। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करने पर तो नोट करेंगे मिनिमम 20 ईयर तो मिलेगी मिलेगी, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, या एक पनिशमेंट ऐड कर दी, डेथ पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है। मृत्यु की पनिशमेंट भी हम आपको दे सकते हैं। तो जब कोई प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर कब माना जाता है, और गुरुतर होने पर मिनिमम 20 साल मिलेगी, आजीवन कारावास मिल सकती है, साथ ही साथ डेथ की पनिशमेंट भी हम आपको दे सकते हैं। फिर ये जो हम जुर्माना इस एक्यूज्ड से लेंगे वो रीजनेबल होगा। उसका क्या करेंगे, हम पीड़िता के मेडिकल खर्चे करेंगे और तो और उसके पुनर्वास के लिए हेल्प करेंगे। देन आ जाओ लैंगिक हमला। लैंगिक हमला क्या होता है, देखो सुनना, कि कोई लैंगिक इंटेंशन से बालक की वजाइना, पीनस, एनस या स्तन को स्पर्श करता है, या बालक से किसी अन्य व्यक्ति की इन सतनों से क्या करवाता है, स्पर्श करवाता है या अन्य कार्य करवाता है, या फिर क्या होता है, लैंगिक हमला होता है। तो लैंगिक हमले में क्या होता है, ऐसे प्राइवेट पार्ट को टच करना। याद रखना कि लैंगिक हमला क्या होता है कि जब आप किसी बालक में, अब मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है, तो बालक के अगर इन प्राइवेट पार्ट को अगर आप टच करते हो या करवाते हो तो वो लैंगिक हमला माना जाएगा। और लैंगिक हमले के लिए दंड कितना है, तो 3 साल की मिनिमम पनिशमेंट और मैक्सिमम 5 साल की, और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे टच करने के लिए पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 5 साल है, और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। इसके बाद देखो ये लैंगिक हमला गुरुतर कब हो जाता है, क्या कहा कि ये लैंगिक हमला जब आप किसी बालक के इन प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हो तो ये गुरुतर कब माना जाता है। तो सेम वही चीजें ध्यान रखनी है कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, टीचर के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दौरान, ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, गुरुतर लैंगिक हमला हो जाता है। तो सेम वही की पॉइंट यहाँ पर भी ध्यान रखने हैं कि लैंगिक हमला गुरुतर कब हो जाता है, जब पब्लिक सर्वेंट करता है, आर्मी ऑफिसर का मेंबर करता है, फिर इसके अलावा कहता है पब्लिक सर्वेंट हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, जेल का कर्मचारी हो गया, या फिर हॉस्पिटल का कर्मचारी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के दौरान रहते हुए सामूहिक लैंगिक हमला करता है,
घातक आयुधों का यूज करता है, घोर उपपत्ति कारित करता है, या फिर हमें कहा कि बालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे बालक अशक्त हो जाता है, या फिर बालक की मेंटल कंडीशन का लाभ उठाते हुए करता है, बार बार करता है, 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर करता है, अडॉप्शन या ब्लड रिलेटेड कोई व्यक्ति करता है, सेवा प्रदान करने वाली संस्था करता है, न्यासी या प्राधिकारी करता है, या ऑलरेडी गर्भ से है तब करता है, तो इनमें से अगर ये व्यक्ति क्या करता है, लैंगिक हमला करता है, तो वो क्या माना जाता है, गुरुतर लैंगिक हमला माना जाता है। अब गुरुतर लैंगिक हमला किया तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे मिनिमम 5 साल, लैंगिक हमले की मिनिमम कितनी थी, 3 साल, यहाँ पर गुरुतर लैंगिक हमले की मिनिमम कितनी है, 5 साल, और मैक्सिमम कितनी है, 7 ईयर, और साथ ही साथ जुर्माना भी इम्पोज किया जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 8, 9 और 10, इन दोनों की पनिशमेंट आप एक साथ लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि सिंपल लैंगिक हमले की मिनिमम है 3 साल, मैक्सिमम है 5 साल, यहाँ पर मैक्सिमम है 5 साल और मिनिमम है 5 साल और मैक्सिमम है 7 साल, साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। देन आ जाइए लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट हम आईपीसी में भी पढ़ते थे, बीएनएस में भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट का क्या मतलब है कि जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक इंटेंशन से ऐसे कोई वर्ड का यूज करता है, शब्द कहता है, ध्वनि या अंग विक्षेप मतलब ऐसे इशारे करता है, या ऐसी कोई वस्तु या शरीर का भाग इस इंटेंशन से प्रदर्शित करता है कि वो चीज देखी जाए या सुनी जाए, या बालक को उसके शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है, या फिर अश्लील पर्पस से मीडिया में बालक को कोई वस्तु दिखाता है, या बालक को सीधे या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बार बार उसका पीछा करता है, संपर्क करता है, या बालक के शरीर या किसी भाग का लैंगिक कृत्य के इंटेंशन से क्या करता है, वहां पे बालक का यूज करता है, धमकी देता है, या अश्लील पर्पस से बालक को प्रलोभन देता है, परितोषण देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। तो जब आप इनमें से कोई एक काम करते हो, ऐसे वर्ड बोलते हो, ऐसी चीजें सुनाते हो, ऐसी चीजें दिखाते हो जो अश्लील प्रकृति की है, तब आपने क्या किया है, सेक्सुअली हरास किया है। अब सेक्सुअल हरास करने के लिए पनिशमेंट कितनी है, तो भाई यहाँ पे 3 वर्ष तक की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पनिशमेंट बता दिया कि 3 साल तक पनिशमेंट मिलेगी और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर हमारे लिए सेक्शन 3 से 12 तक प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप एक बार लेक्चर को रोकिए और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम इस चीज का मतलब हमें समझ नहीं आया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और एक और चीज, यहाँ पर जो मैं हर एक सेक्शन को इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, इसके बाद आप बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि मैम ने जो शॉर्ट तरीके से बताया है वो हम ऐसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। और इसका ये मतलब है, देखो यहाँ पे इतना पढ़ के अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो मेंस नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ पे प्री पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें क्लियर हो सकती है, लेकिन मेंस के लिए इतना शॉर्टकट नहीं चाहिए। आपको डिटेल बेरेक्ट की लैंग्वेज एज इट इज याद करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अगर बेरेक्ट की चीज लैंग्वेज नहीं समझ आती तो मैंने पहले भी बताया 399 की मेंबरशिप है, वहां पर आप सारी चीजें मैंने डिटेल पर्पस से बताई है। और उसके अलावा अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 13। चैप्टर नंबर 3 कह रहे हैं अश्लील पर्पस से बालक का यूज करना। अब देखो, अगर हम अश्लील पर्पस से बालक का यूज करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, यस मिलेगी। अब जो कोई बालक का मीडिया के माध्यम से किसी फॉर्मेट में लैंगिक परितोषण के पर्पस से उसका उपयोग करता है, जिसमें बालक की जनेंद्रियों को प्रतिदर्शित करता है, बालक के ऐसे पार्ट्स को दिखाता है, बालक का उपयोग नकली लैंगिक कार्यों में करता है, बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करता है, या बालक का अश्लील पर्पस के रूप में यूज करता है, तो वो क्या माना जाएगा, अपराध का दोषी माना जाएगा। अब देख लो, अश्लील पर्पस के लिए बालक का यूज किया तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, लिखो मिनिमम 5 ईयर, मिनिमम 5 ईयर एंड
मिनिमम 5 ईयर एंड जुर्माना। अब मिनिमम 5 साल तो मिलेगी ही मिलेगी जब आप पहली बार अपराध कर रहे हो। अगर यही अपराध आप दूसरी बार या बार बार करते हो तब आपको मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप अश्लील पर्पस के लिए बालक का यूज करोगे तो मिनिमम, पहली बार अपराध किया तो मिनिमम 5 साल, दूसरी बार अपराध किया तो मिनिमम 7 साल मिलेगी। अब यहाँ पे मिनिमम बताया है तो इट मींस मैक्सिमम कितना होगा, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी। कोर्ट जितना आपको मैक्सिमम उस टाइम पे उसको ठीक लगता है वो उतनी मैक्सिमम पनिशमेंट आपको दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 15, बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारकरण। अगर आप क्या कर रहे हो, अश्लील सामग्री को इकट्ठा कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तब आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी कि अगर आपको पता है कि ऐसी अश्लील सामग्रियों का इस जगह पर क्या किया गया है, स्टोर किया गया है, तब अगर आप वो चीज रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए तक जुर्माना आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। और अगर यही आपने दूसरी बार अपराध किया तो मिनिमम 10,000 रुपए तक जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें जुर्माने की पनिशमेंट दी गई है कि अगर आप अश्लील सामग्री के भंडारकरण की चीजों को छिपाते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, तो पहली बार अपराध किया तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5,000 के जुर्माने की पनिशमेंट मिलेगी। अगर दूसरी बार अपराध किया तो मिनिमम 10,000 के जुर्माने की पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, अबैटमेंट की बात करता है, दुष्प्रेरण। देखो दुष्प्रेरण को पढ़ रहे हो तो दुष्प्रेरण के लिए 3 शब्द याद रख लो। दुष्प्रेरण के लिए 3 शब्द याद रख लो। पहला है उकसाना, दूसरा है सहायता करना और तीसरा है षड्यंत्र में शामिल होना। षड्यंत्र में शामिल होना, जब भी आपसे कोई पूछे कि दुष्प्रेरण क्या होता है, अबैटमेंट क्या होता है, तब आपको बताना है उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना, सहायता करना क्या होता है, दुष्प्रेरण होता है। अगर आप इस एक्ट के किसी भी अपराध का अबैटमेंट करोगे, दुष्प्रेरण करोगे, अगर आप किसी को उकसाओगे प्रवेशन लैंगिक हमला करने के लिए, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करने के लिए, लैंगिक हमले के लिए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए, तो आप क्या हो, एक दुष्प्रेरक हो। और दुष्प्रेरक होने के नाते आपको यहाँ पर सेक्शन 16-17 में पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो सेक्शन 16 तो कहता है दुष्प्रेरण की डेफिनेशन क्या है, यही हम बीएनएस में भी पढ़ते हैं, 45 में यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं। अब देखो दुष्प्रेरण करने पर कितनी पनिशमेंट मिलेगी। देखो अगर दुष्प्रेरण करने के परिणाम स्वरूप अपराध कर दिया जाता है तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है। जैसे सिंपल सी बात सुनना, एक एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम के व्यक्ति को कहा कि तुझे एक जेड नाम की लड़की के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करना है, प्रवेशन लैंगिक हमला करना है। अब यहाँ पर एक्स ने उकसाया वाई को कि जाके तुझे ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना है। अगर यहाँ पे ये मना कर देता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसने तो कोई अपराध किया ही नहीं, लेकिन इसको पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे इसके कहने पर ये जाके इसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो इसको तो प्रवेशन लैंगिक हमले की जो पनिशमेंट है वो मिलेगी मिलेगी। साथ ही साथ इस एक्स नाम के व्यक्ति को जो अबैटर है, दुष्प्रेरक है, इसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि सेक्शन 4 में हमें बताई गई है। तो इसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी और इसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, अबैटर लग जाएगा, दुष्प्रेरक लग जाएगा। इसके बाद सेक्शन 18 कहता है अपराध को अटेम्प्ट करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि आप ऐसा अपराध पोक्सो एक्ट में जो बताया गया है वो करने तो गए लेकिन हुआ नहीं, अटेम्प्ट होकर रह गया, प्रयत्न होकर रह गया, तो प्रयत्न में आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो इन्होंने कहा प्रयत्न करने का कोई कार्य करोगे तो ऐसा कारावास जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी। देखो अगर आपको आजीवन कारावास मिलता है
आजीवन कारावास का आधा हम बीएनएस में पढ़ते हैं कि अगर आजीवन कारावास को काउंट करना है तो हम आजीवन कारावास को आधा करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि दीर्घतम अवधि का आधा, दीर्घतम अवधि का आधा मतलब मैक्सिमम जो पनिशमेंट है उसका आधा। अब जैसे मान लो मैक्सिमम पनिशमेंट 15 साल है तो आधा कितना मिलेगा, 7.5 साल मिलेगा। अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल है तो आधा कितना मिलेगा, 2.5 साल मिलेगा। अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है तो 10 साल का आधा कितना मिलेगा, 5 साल मिलेगा। तो अगर आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास का आधा, और अगर कोई और कारावास है तो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका आधा अटेम्प्ट करने पर आपको भुगतनी पड़ेगी। देन आ जाओ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कहता है मामलों की रिपोर्ट करने का प्रोसीजर। अब यहाँ पे ये सेक्शन स्टार करके लिखेंगे, हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन है। अब पॉक्सो एक्ट में अगर कोई अपराध होता है तो उसकी रिपोर्ट हम किसके पास करेंगे, उसकी रिपोर्ट हम किसके पास करेंगे, तो पहला विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पास या फिर लोकल पुलिस के पास। अगर वहां पर कोई ऐसा विशेष किशोर पुलिस यूनिट है तो पॉक्सो एक्ट के अपराध की रिपोर्ट इसके पास करेंगे, या फिर लोकल पुलिस में भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब ऐसी कोई रिपोर्ट में आपको एंट्री करनी होगी, नंबर देना होगा, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाओगे, और पुलिस यूनिट द्वारा जो वहां पर रजिस्टर रखा जाता है उस रजिस्टर में भी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर बालक ऐसी रिपोर्ट नहीं समझता है तो भाई सरल भाषा में भी नोट करना पड़ेगा। अगर बालक ऐसा है फिर भी कोई चीज नहीं समझ रहा है तो ट्रांसलेटर की हेल्प ली जाएगी। अगर यहाँ पे ऐसी कोई रिपोर्ट देखरेख, ऐसी कोई रिपोर्ट जब हमें मिलती है जिसमें बालक को देखरेख और प्रोटेक्शन की जरूरत है तो यहाँ पे 24 घंटे के भीतर क्या किया जाएगा, बालक को ऐसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में या प्रोटेक्शन गृह में या फिर जहां पर ऐसे बालक की देखरेख की जा सकती है उसकी 24 घंटे के अंदर क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। फिर कहता है सबसेक्शन 6 कि अगर स्पेशल किशोर पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस बिना देरी के और 24 घंटे के भीतर या तो बालक को बालक कल्याण समिति में या किसी स्पेशल कोर्ट में, और अगर जहां स्पेशल कोर्ट नहीं है तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेशन कोर्ट में उस बालक को लेकर जाएंगे। कितने टाइम के अंदर, 24 घंटे के भीतर। और उसके बाद यहाँ पे सबसेक्शन 7 एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लो गुड फेथ में आपने कोई इंफॉर्मेशन दी है, पता चलता है कि आपने कहा कि पोक्सो का कोई अपराध हुआ है लेकिन एक्चुअल में पोक्सो का कोई अपराध नहीं हुआ, आपने अच्छे इंटेंशन से बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी और बाद में पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ, तो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। तो लिख लो, गुड फेथ में इंफॉर्मेशन देने पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। देन कहता है सेक्शन नंबर 20, मामले को रिपोर्ट करने, मीडिया, स्टूडियो, फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। यहाँ पर हमें एक चीज के लिए बाउंड कर रहा है कि भाई आप मीडिया या किसी अदर पर्पस से इस एक्ट में जो किसी बालक के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप मीडिया में नहीं दे सकते, आपके ऊपर ये बाउंडेशन डाली गई है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति जो सेक्शन 19 या 20 में या फिर 19 सबसेक्शन 2 में रिपोर्ट को नोट डाउन करने में असफल रहता है तो यहाँ पे 6 महीने की पनिशमेंट आपको मिलेगी या जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाएगा। फिर उसके बाद कहता है नेक्स्ट सेक्शन 22, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। अगर यहाँ पे हमें पता चलता है कि आपने पोक्सो में कोई झूठा केस किया है पोक्सो में कोई झूठा परिवाद किया है सेक्शन 3, 5, 7 या 9 में, तो अगर आप झूठा केस करोगे तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, लिखो 6 मंथ की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों। 6 मंथ की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों। अब देखो यही अगर बालक द्वारा कोई झूठा परिवाद किया जाता है, झूठी सूचना दी जाती है, तो बालक पर हम कोई केस नहीं करेंगे, और जो कोई बालक नहीं है लेकिन बालक के अगेंस्ट कोई झूठा केस करेगा तो फिर उसको 1 साल की पनिशमेंट या जुर्माना
या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे हमें कहता है कि अगर झूठा केस किया तब भी हम आपको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। इसके बाद कहता है नेक्स्ट सेक्शन 23 मीडिया के लिए प्रोसीजर। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप किसी मीडिया, स्टूडियो, फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करोगे जो बालक के संबंध में है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करोगे और तो और उसकी ख्याति का कोई भी हनन नहीं करोगे। मतलब कि आप क्या, अगर मीडिया में किसी बालक की पहचान को डिस्क्लोज किया जा रहा है तो भाई आप उसकी रेप्यूटेशन खराब नहीं करोगे, आप उसकी रेपुटेशन खराब नहीं करोगे, आप उसकी डिग्निटी खराब नहीं करोगे, उसकी प्राइवेसी का वोयलेशन नहीं करोगे। अब अगर किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान जिसमें उसका नाम है, एड्रेस है, उसकी फोटोज है, फैमिली की डिटेल्स है, स्कूल की डिटेल्स है, पड़ोस की डिटेल्स है, तो उसकी भी पहचान का प्रकटन नहीं करोगे। अगर किसी मीडिया वाले को पता है कि पॉक्सो में जिस बालक के साथ कोई अपराध हुआ है वो कहाँ रहता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, किस जगह रहता है, अगर आपको पता है तो आप इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। फिर कहते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर किसी अदर पर्पस के लिए तो हम उसका डिस्क्लोज कर सकते हैं। और अगर हमें पता चलता है कि कोई ओनर या कोई पेरेंट्स हमें परमिशन दे देते हैं डिस्क्लोज के लिए, कोर्ट परमिशन दे देता है, तब आप कर सकते हो। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 24 बालक के कथन को अभिलिखित करना। अब यहाँ पे देखो, जब भी बालक के कोई स्टेटमेंट नोट डाउन किए जाते हैं तो उनका प्रोसीजर क्या है वो 24 में बताया है। तो बालक के कथन को हम कहाँ नोट करेंगे, बालक के निवास स्थान पर नोट करेंगे। ये निवास स्थान जो बालक हमें बताएगा हम वही चूज करेंगे और सब इंस्पेक्टर की रैंक का कोई महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे। तो पॉक्सो एक्ट में जितने भी स्टेटमेंट है बालक के वो किसी फीमेल द्वारा नोट किए जाएंगे। और जब बालक के स्टेटमेंट आप नोट करोगे तो आप अपनी पुलिस अधिकारी की वर्दी में नहीं होगे और इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस ऑफिसर जब बालक की परीक्षा करेगा तो किसी भी टाइम अभियुक्त से उसका कांटेक्ट ना हो, इस तरीके की बात का ध्यान रखेगा। मतलब बालक का और अभियुक्त का कांटेक्ट, एक्यूज्ड का कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। बालक को रात में आप पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं रख सकते हो और पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, बालक की पहचान को पब्लिक मीडिया से संरक्षित रखेगा, रोक कर रखेगा जब तक स्पेशल कोर्ट द्वारा कोई डायरेक्शन नहीं दे दिए जाते। तो ये सेक्शन भी प्रैक्टिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देन आ जाओ, जब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, बालक के कथन को अभिलिखित करेगा। अब मैजिस्ट्रेट बालक के कथन को क्या करेगा, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नोट डाउन करेगा। इसके बाद बात करते हैं अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध। अगर मैजिस्ट्रेट को उस टाइम पे लगता है कि मुझे बालक के लिए कोई अदर एडिशनल प्रोविजन बनाने हैं तो वो भी कोर्ट क्या कर सकता है, वहां पर बना सकता है। देन इसके बाद बालक की मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ती है, बालक की मेडिकल एग्जामिनेशन करनी है तो भी यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी, सीआरपीसी 164 ए के अनुसार होगी। अगर विक्टिम बालिका है तो मेडिकल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी और मेडिकल एग्जामिनेशन पेरेंट्स की उपस्थिति में ही की जाएगी और उनकी कंसेंट से की जाएगी, अदरवाइज आप उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। देन चैप्टर 7 हमें कहता है स्पेशल कोर्ट के बारे में। स्पेशल कोर्ट को अब हम क्या कर रहे हैं, अभिहित कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेशल कोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एस्टेब्लिश कर रही है। किससे पूछ के, तो हाई कोर्ट के सीजे से पूछ के, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में क्या है, पॉक्सो कोर्ट है, होना चाहिए। तो पॉक्सो कोर्ट हम बनाएंगे कैसे, तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के सीजे से पूछेगी कि कितने पॉक्सो कोर्ट की आपको अपने स्टेट में नीड है। जब पॉक्सो कोर्ट बनाएंगे तो उसे हम स्पेशल कोर्ट कहते हैं और स्पेशल कोर्ट जो पॉक्सो एक्ट का है वो सेशन कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है।
इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 29 कतिपय अपराधों के बारे में प्रिजम्पशन। अब देखो जब भी सेक्शन 3, 5, 7, 9 प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न ये अपराध होते हैं तो इनमें कोर्ट कौन से प्रिजम्पशन करता है, तो लिखो शैल प्रिजम्पशन की जाती है। शैल प्रिजम्पशन की जाती है, हिंदी में बोलते हैं उपधारणा करेगा, हिंदी में बोलते हैं उपधारणा करेगा। आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, तो लिखो इसमें भी शैल प्रिजम्पशन की जाएगी, यहां पर भी शैल प्रिजम्पशन की जाएगी, उपधारणा करेगा, प्री पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन। अब स्पेशल कोर्ट के सामने कार्यवाहियों का सीआरपीसी को लागू होना, मतलब पॉक्सो एक्ट में जो प्रोसीजर होगा वो कौन सा फॉलो किया जाएगा, लिखो सीआरपीसी का किया जाएगा, सीआरपीसी का किया जाएगा। देन आ जाओ सेक्शन 32, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं तो भाई स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल पीपी चाहिए। अब यहाँ पे जो हम स्पेशल पीपी है इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट करेगी। हम अपॉइंटमेंट तभी करेंगे जब इसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो, अदरवाइज जब हम बाकी लॉज पढ़ते हैं जनरल लॉ वहां पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम तभी अपॉइंट करते हैं जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो। पॉक्सो एक्ट में हम 7 साल वाले को पॉक्सो कोर्ट के लिए स्पेशल पीपी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सीआरपीसी में बताया है वही यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। देन आ जाओ चैप्टर नंबर 8, कहता है सेक्शन 33 स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर और पावर। स्पेशल कोर्ट के पास यहाँ पर क्या क्या पावर है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, अपराध का संज्ञान क्या करेगा, तथ्यों के परिवाद प्राप्त होने पर या पुलिस रिपोर्ट पर करेगा। अगर पॉक्सो एक्ट में कोई संज्ञान कोर्ट को लेना है तो 2 बेसिस पे ले सकता है, एक तथ्यों के परिवाद पर और दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर। फिर कहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अभियुक्त के उपसंजात होने वाला काउंसिल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा करते टाइम ऐसे प्रश्नों को पूछ सकेगा जो बालक को समझ आते हैं, लेकिन बालक से पूछने से पहले आपको कोर्ट के सामने वो क्वेश्चन बताने पड़ेंगे कि हम कौन से क्वेश्चन जो है बालक से पूछने वाले हैं। नेक्स्ट कहते हैं स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा, मतलब टाइम टू टाइम बार बार ब्रेक कोर्ट दे सकेगा। स्पेशल कोर्ट बालक के परिवार, मेंबर, गार्जियन, फ्रेंड, रिलेटिव पर इस तरीके से जहां विश्वास है वहां पर कार्यवाही करेगा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, मित्रतापूर्ण वातावरण यहाँ पे सृजित किया जाएगा। फिर स्पेशल कोर्ट को अगर लगता है तो बालक के एविडेंस के लिए उसे बार बार नहीं बुलाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, कैरेक्टर को क्वेश्चन करने वाली कोई भी चीज जिससे बालक की डिग्निटी, गरिमा खराब होती है, ऐसे क्वेश्चन कोर्ट नहीं पूछने देगा। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान बालक की पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कहता है कि स्पेशल कोर्ट दंड के अतिरिक्त क्या करेगा, अगर मेंटल या फिजिकल कोई ऐसी कंडीशन होती है तो पुनर्वास के लिए कंपनसेशन देने के लिए डायरेक्शन दे देगा कि एक्यूज्ड को बोलेगा भाई जुर्माने के अलावा भी कंपनसेशन तेरे ऊपर लगाया जा रहा है। और इसी के अलावा यहाँ पर हमें कहता है कि इस स्पेशल कोर्ट के पास वो सारी पावर होंगी जो सेशन कोर्ट के पास होती है। तो सेक्शन 33 में 9 सबसेक्शन है, 9 सबसेक्शन प्रैक्टिकली भी हमारे लिए जरूरी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूरा मेंस का क्वेश्चन बनता है। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 34, बालक द्वारा अपराध किए जाने और स्पेशल कोर्ट द्वारा आयु का अवधारण करने के मामलों में प्रोसीजर, कि अगर हमें बालक का आयु का अवधारण करना है तो भाई जन्म प्रमाण पत्र से कर सकते हैं, 10th की मार्कशीट से भी यहाँ पे किया जा सकता है। फिर 35 कहते हैं बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करना, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करना और मामले को निपटाने की पावर। यहाँ पे कहते हैं कि अगर अपराध का संज्ञान कर रहे हैं तो 30 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, स्टेटमेंट को या एविडेंस को नोट किया जाएगा। तो 30 डेज यहाँ पे हमारा प्री का क्वेश्चन है। इसके बाद कहता है कि कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेने के 1 साल के अंदर क्या किया जाएगा, ट्रायल पूरा किया जाएगा। तो इस सेक्शन में हमारे 2 प्री के क्वेश्चन है कि जो एविडेंस है वो कितने दिन के अंदर नोट किए जाएंगे और साथ ही साथ
जो ट्रायल है वो कितने टाइम के अंदर पूरा किया जाएगा। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 36, साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखना, कि जब जब पॉक्सो एक्ट में कोई ट्रायल होगी, कोई एविडेंस लिए जाएंगे, तब ये चीज ध्यान रखी जाएगी कि बालक का किसी भी प्रकार से एक्यूज्ड से कनेक्शन न हो या कांटेक्ट ना हो पाए। 37 कहते हैं विचारण का बंद कमरे में करना। बंद कमरे में करने का मतलब होता है कैमरा ट्रायल करना, कि जब भी पॉक्सो एक्ट में या स्पेशल कोर्ट में जितने भी प्रोसीजर होंगे, जितने भी ट्रायल्स होंगे, उनकी कैमरा ट्रायल होगी और इट मीन्स कि वो बंद कमरे में किए जाएंगे। 38 कहते हैं बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय ट्रांसलेटर की हेल्प ली जाएगी, एक्सपर्ट की हेल्प ली जाएगी, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट। देन आ जाओ हमारा लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस, जो कुछ बचा हुआ है वो हम किस में डाल देते हैं, मिसलेनियस में। 39 कहते हैं एक्सपर्ट की हेल्प लेने के लिए बालक का मार्गदर्शन, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। 40 कहता है अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम विधिक काउंसिल की हेल्प ले सकते हैं, बालक हेल्प ले सकता है, किसकी, विधिक काउंसिल की। 41 कहता है कुछ मामलों में 3 से 13 तक के प्रोविजन का लागू न होना, यहाँ पर हमें कहता है कि सेक्शन 3 से जो 13 तक है वो प्रोविजन कब लागू नहीं होंगे। 42 कहता है अनुकल्पिक दंड, कि अगर जरूरत पड़ी किसी अदर लॉ में भी कोई केस करना है तो वहां पर भी किया जा सकता है, पॉक्सो के सेक्शन को भी अप्लाई किया जा सकता है। 42A कहता है किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, कि पॉक्सो एक्ट बनाया इसका मतलब ये नहीं होगा कि बाकी एक्ट को हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते, बाकी एक्ट अपना काम करेंगे, पॉक्सो एक्ट अपना काम करेगा। 43 कहता है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी कि इस एक्ट का जो अवेयरनेस है वो सभी लोगों के पास करें। 44 कहते हैं अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी, टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। 45 कहता है नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कहता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कि इस एक्ट में जितनी भी कोई कठिनाइयां आएंगी तो उसको दूर कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 1 से लेके 46 सेक्शन तक का एक फास्ट तरीके से रिवीजन किया है कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है, कौन कौन सी चीजें प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस एमडी क्लासेस के पेड बैचेस के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।